और फिर वो डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रयागराज वापस आते हैं। और यहाँ पर हॉस्टल से लेकर के गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच का जो चक्कर चालू होता है वो सुनकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा। और ये सब उस आदमी के साथ हो रहा है जिसने अभी 2 दिन पहले ही अपनी मां को खोया है। 1979 में तब के सीएम नारायण दत्त तिवारी जी ने प्रशासन को कुंभ का कंट्रोल ये कह के दिया था कि वहां पे कोई भी मिनिस्टर या खुद चाहे मैं भी क्यों ना आऊं, आप सबको वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे आम आदमी को ट्रीट कर रहे हो। और इस कारण उस साल में एक भी कैजुअलिटीज नहीं हुई। बल्कि बात यह है कि हमें इस वीआईपी सिस्टम को पूरे जड़ से हटाना है, क्योंकि इस तरह आप भगवान को बांट दे रहे हैं। और ये सिर्फ भाजपा के टाइम ही नहीं है, ये पहले कांग्रेस के टाइम भी था, आज भाजपा के टाइम भी है, और कल कोई XYZ पार्टी आएगी उसके टाइम भी रहेगा। क्योंकि इसका बेसिक रूट खुद आम आदमी ने खोजा है। क्योंकि अभी एक सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन दिख जाए तो लोग पागल हो जाते हैं कि इस तरह से एक सेल्फी उसके साथ ले ले। इन लोग से उम्मीद क्या करते हो कि ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी बताएंगे? बल्कि उन्होंने कोशिश की जो लोग पीड़ा में हैं उन्हें कुछ सांत्वना मिल सके। पर अगर आपको लॉजिकल टिप्पणी की उम्मीद है तो प्रशासन से बात कीजिए। जैसे इसी हादसे के बाद आपने 2013 की स्टैम्पीड के बारे में सुना होगा, पर इसकी क्या जरूरत थी? अरे आप अपना कर देखिए, तब की बात तब थी। क्या 12 साल में हमने कुछ नहीं सीखा? कोई अपडेट नहीं हुए, कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं हुआ। इस बात का ध्यान रखिए, किसी भी चीज की, चाहे वो अच्छी चीजें हो या बुरी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी केवल प्रेजेंट सरकार की होती है, ना कि पिछली सरकारों की। आपने दिल्ली इलेक्शन में देखा कि भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो, सबके सब किसी तरीके से वोट के लिए पैसे देने के लिए तैयार थे। पर आपको क्या लगता है कि अगर वो पैसे देंगे तो कहां से काट के आपको देंगे? वो बस यही इंफ्रा जो क्रिएट करना था, जो ट्रेन्स यहाँ पे बननी थी, जो यहाँ पे रोड्स बनने थे, वो उसे काट करके आपको दे देंगे। और फिर जब ट्रेन्स में यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा होगी, भगदड़ होगी, तो इसमें मरेगा कौन? हम और आप, ना कि ये नेता लोग जो हर समय पे अपने साथ 10 से 12 पुलिस वाले लेके चलते हैं। आप वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एम्बुलेंस को वर्क करते हुए देखे होगे, चाहे वाटर ATM को देखे होगे, चाहे फूड को देखे होगे, चाहे जन आश्रम स्थल को देखे होगे, और साथ ही साथ पानी की सफाई, माँ गंगा की कॉन्टिन्यूअस सफाई चल रही थी। और बिस्किट बांट रहे हैं, पानी भी ला के दे रहे हैं गाँव वाले। वाकई में भाई ये प्रयागराज है। दोस्तों नमस्कार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास यानी कि वुमेन्स हॉस्टल की जो भी बहनें हैं वो किस तरीके से श्रद्धालुओं की मदद कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि वो जो भी उसको मैनेज करने वाली पुलिस कितनी, लगभग 40,000। और कुछ पुलिस वालों से बात करके मुझे पता चला कि इस क्राउड को मैनेज करने के लिए कभी कभी पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी बढ़ा करके 15-15 घंटे तक की ड्यूटी करनी पड़ रही है। और जिस तरह से इन लोगों ने अपना काम किया और अपने कर्तव्य का पालन किया, उसके लिए मैं पूरे पुलिस समाज का आभार व्यक्त करता हूँ कि केवल आपके सहयोग से महाकुंभ इतना भव्य हो पाया। गलतियां तो हुई हैं और उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार भी है, पर जिस चीज के लिए उसको ब्लेम किया जा रहा है उसके लिए उतनी जिम्मेदार नहीं। पर हो सकता है मैं गलत हूं, पर मेरा ऐसा क्यों कहना है कि प्रशासन उस चीज के लिए उतनी जिम्मेदार नहीं है, उसका कारण आप इस वीडियो में देख सकते हो। श्रद्धालु उनकी खुद गलती है। पुलिस आ रही है, कंबल पकड़ के उठा दे रही है, झचक के उठ रहे हैं, 10 मिनट बैठ रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं। ऐसे 5-6 बार हुआ, लगातार हुआ। सब मतलब पुलिस प्रशासन ने इनके लिए हर एक, मतलब जैसे होता है नहीं, बस मारा नहीं इन्होंने उनको, बाकी हर एक चीज की मतलब परेशान किया। पानी डाल दे रहे तो भी नहीं उठ रहे, सो जा रहे उतने। पर ऐसा कहना कि लोगों की गलती है वो भी सही नहीं है, क्योंकि जो ये 15-15, 20-20 किलोमीटर चले हुए लोग हैं वो इंसान ही तो हैं। 20 किलोमीटर चल गए, अब नहीं चला जाता मेरे से। और इतनी दूर चलकर संगम नोस पे पहुंचने के बाद ये श्रद्धालु स्नान करने ही तो आए थे इस अमृत बेला में। और अगर उन्हें नॉर्मल गंगा स्नान ही करना होता तो फिर वो इतनी दूर चलने की जद्दोजहद क्यों उठाते? और अगर वो उठाए ही हैं तो उनका हक बनता है कि घंटे भर रुक कर अमृत बेला में जाके स्नान करें। अब 15-20 किलोमीटर चलने के बाद इंसान थोड़ा तो आराम मांगेगा ही। और इसी वजह से संगम नोस पे लोग आ तो रहे थे पर जा नहीं रहे थे, और इसी कारण भीड़ बढ़ती गई। लोग अपनी पॉलिथीन बिछाकर यहाँ पर लेट गए हैं भाई। इससे यहाँ पर काफी ज्यादा रश हो चुका है। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। उठिए, स्नान करिए। और प्रशासन ने लोगों को यहाँ तक बताया कि अंदर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अंदर ऑक्सीजन कम है, रुक जाओ। मैं कहूँगा तब चलना, रुक जाओ। मेरी बात सुनो, रुक जाओ। आदमी के लिए कह रहा हूँ, रुक जाओ, मुझे खाली कराने दो। अंदर जगह नहीं है। और इसी कारण बाहर वाले लोगों को बैरिकेडिंग लगाकर एंट्री रोक दी गई। और घंटे भर इंतजार करने के बाद भीड़ की सहनशक्ति जवाब दे गई, और उन्होंने रागा साधुओं के लिए जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसको भी तोड़ करके लोग आगे बढ़ गए। और भगदड़ मचने का कारण था कि कुछ लोग बैरिकेडिंग, जो नागा साधुओं के लिए लगी थी बैरिकेडिंग, उसको नांग कर उधर से जाने का प्रयास कर रहे थे। जबकि और उसके बाद पुलिस वाले खुद को बचाएं या आपको रोकें। और जब भीड़ बिना प्रशासन के सुने किसी भी तरफ जाने लगी, उसकी वजह से आने और जाने के रास्ते एक हो गए, और इसी में भगदड़ चालू हुई, जिसकी वजह से अत्यंत दुखद हादसा हुआ। और दूसरी ऐसी कौन सी जगह है जहां पर प्रशासन कुछ हद तक फेल हो गया है? सबसे पहला तो वीआईपी कल्चर, जो एक प्रोमिनेंट मुद्दा है, पर उस पर हम थोड़ा रुक कर बात करेंगे। उससे पहले इन मुद्दों को जान लीजिए कि यहाँ पर बाइक, ऑटो, फ्लाइट, होटल, इन सब के लोग जिस तरह की लूट मचाए हुए हैं और श्रद्धालुओं को इस तरीके से लूट रहे हैं जैसे ये सब श्रद्धालु ना होकर अंबानी की फैमिली के लोग हैं। और इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बच्चे हैं कि बूढ़े हैं, महिला हैं कि पुरुष हैं, हर तरफ बस बेझिझक कमाई पे कमाई चल रही है। यहाँ तक कि कुछ लोग को 1 से 2 किलोमीटर पार करने के लिए 500 से 1000 रुपए तक मांग लिए जा रहे हैं। जैक्सन 23.5 रुपए एक आदमी का
2 आदमी बैठे, मैं अकेले 2 आदमी 400, एक आदमी का स्टेशन तक कितना किलोमीटर। ऐसे ही नाव वाले संगम ले जाने का 3000 6000 कुछ भी मांग ले रहे हैं। कितना लेके जाइएगा संगम तक? 300 रुपया, 3000। 6,000 रुपए बोट वाला मांग। जबकि प्रशासन कॉन्टिन्यूअस अनाउंस कर रहा है कि 75 रुपए पर हेड किराया है बोट से जाने का, उससे ज्यादा कोई ना दे। संगम आने और जाने का किराया मेला प्रशासन द्वारा 75 रुपए निर्धारित किया गया है। इससे अधिक किसी भी नाविक को किराया न दें। मांगता है तो वहीं पर मौजूद पुलिस कर्मियों से इसकी शिकायत करें। फिर भी लोगों ने यहाँ अपना ईमान धर्म बेचे, केवल पैसे कमाने पे ध्यान दिया। और मुझे लगता है कि इस तरह की महंगाई को कर्ब करने का पूरा काम प्रशासन का ही होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु आ रहे हैं, वो किससे बहस करें किससे ना बहस करें। और वहीं प्रशासन से डेथ सर्टिफिकेट इशू कराने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे धनंजय जो बिहार के हैं, वो 29 जनवरी की स्टैम्पीड में अपनी मां को खो देते हैं, पर बिहार लौटने के बाद वहाँ की लोकल अथॉरिटीज कहती हैं कि बाकी फॉर्मेलिटीज करने के लिए हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। और फिर वो डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रयागराज वापस आते हैं। और यहाँ पर हॉस्टल से लेकर के गवर्नमेंट ऑफिस के बीच का जो चक्कर चालू होता है, वो सुनकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा। क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड कहता है कि वो खुद डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा, क्योंकि उसने जमीन कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी है। पर प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहता है कि कंटोनमेंट बोर्ड इशू करेगा डेथ सर्टिफिकेट, क्योंकि जमीन उनकी है। फिर कुंभ के मेला ऑफिसर कहते हैं कि नगर निगम इशू करेगा सर्टिफिकेट। और म्युनिसिपल कमिश्नर कहता है कि हम इस स्टैम्पेड के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसलिए हम ये डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे, बल्कि वो हॉस्पिटल करेंगे जहां पे इनको डेथ डिक्लेयर किया गया है। पर हॉस्पिटल में पता लगता है कि वो डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे, क्योंकि जिनकी डेथ हॉस्पिटल में होती है केवल वो उनकी डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं। फिर कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ कहते हैं कि हम डेथ सर्टिफिकेट इशू केवल उनका करेंगे जिनकी डेथ की डिक्लेरेशन कुंभ कैंपस के डॉक्टर्स ने की है। और ये सब उस आदमी के साथ हो रहा है जिसने अभी 2 दिन पहले ही अपनी मां को खोया है। और फिर अंत में प्रयागराज के ऑफिशियल्स कहते हैं कि अपनी बेसिक डिटेल्स एक एप्लीकेशन में लिख के हमको दे दो और सर्टिफिकेट तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। और केवल एक केस नहीं है, ऐसी ही समस्या दीपा ही फेस करती है, जो उस दिन छतरपुर से प्रयागराज आई थी। दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं है, कहाँ जाना। फिर आते हैं दिशा निर्देश पर। पूरे प्रयागराज में ज्यादातर पुलिस बल बाहर से आया हुआ है, इसलिए उनके पास प्रॉपर लोकेशन का आइडिया नहीं है, और लोग उनसे पूछ रहे हैं तो उस तरह से वो हेल्प भी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे जगह जगह एरोज लगे हैं, हर एक घाट पे नंबर पड़ा हुआ है कि अगर आप कहीं खो जाओ तो नंबर बता सको। पिलर्स पे नंबर पड़े हुए हैं, हर एक पुल पे नंबर है कि पुल नंबर कितना है। रास्तों पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि संगम कहाँ से जाना है, अरेल कैसे जाना है, झूसी कैसे जाना है, उसके सारे बोर्ड्स लगे पड़े हैं। मोबाइल नेटवर्क अच्छा है, उसके लिए टेम्पोरेरी टावर लगे हुए हैं। और इंटरनेट स्पीड आप देखिए 150-200 MBPS तक की स्पीड आ रही है। और साथ ही साथ बड़े बड़े बोर्ड्स पे स्कैनर भी लगे हुए हैं, जिनको आप स्कैन करके अपने मोबाइल में प्रयागराज का मैप खोल सकते हैं और संगम जाने का रास्ता देख सकते हैं। पर स्टिल कुंभ में बहुत बड़ी संख्या गाँव से आई है, जिनको स्कैनर और ये मोबाइल इस तरह से यूज करना नहीं आता। और इस भीड़ में इन एरोज का दिखना लगभग असंभव है, इसी कारण लोगों में भटकाव बहुत ज्यादा दिखा। और अब आते हैं सबसे तीखे टॉपिक पर, जो कि है VIP कल्चर। 13 जनवरी से 30 जनवरी यानी मात्र 17 दिन में योगी जी ने 10 से 12 विजिट महाकुंभ में खुद की। उसके बाद देश भर के पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन आए, और अखाड़ों का सम्मान भी इस पूरी प्रक्रिया में चला। तो VIPs तो आए, पर क्या VIP कल्चर को फॉलो करने में ही ये सारी समस्याएं हुई? ये बात हम इससे जान सकते हैं कि 1979 में तब के CM नारायण दत्त तिवारी जी ने प्रशासन को कुंभ का कंट्रोल ये कह के दिया था कि वहां पे कोई मिनिस्टर या खुद चाहे मैं भी क्यों ना आऊं, आप सबको वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे आम आदमी को ट्रीट कर रहे हो। और इस कारण उस साल में एक भी कैजुअलिटीज नहीं हुई। पर योगी जी ने इस बात का ध्यान क्यों नहीं दिया? तो उसका कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि उन्होंने इस काम का जिम्मा सिर्फ प्रशासन को नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद अपने हाथ में रखा और इस पूरे काम के मूल कर्ता धर्ता बने। आप देखो 17 दिन में 10 से 12 विजिट किसी भी CM के नॉर्मल शेड्यूल से बहुत ज्यादा है, जो ये शो करता है कि उन्होंने खुद महाकुंभ को कितनी इंपॉर्टेंस दी है। पर इस बात को बोलकर हम ये नहीं बोल सकते कि इस VIP कल्चर के कारण कितने आम लोगों को इतनी सारी समस्याएं फेस करनी पड़ी, क्योंकि माँ गंगा के लिए सब बराबर ही है। और आगे जाकर आपने भी इस VIP पास को कैंसिल ही किया। बस ये पहले होता तो शायद हालात कुछ और होते। पर VIP कल्चर को केवल यही नहीं देखा जा रहा है, बल्कि हर बड़े मंदिर और बड़ी जगहों पर VIP कल्चर नॉर्मल होता जा रहा है। तो सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि हमें इस VIP सिस्टम को पूरे जड़ से हटाना है, क्योंकि इस तरह आप भगवान को बांट दे रहे हैं। और ये सिर्फ भाजपा के टाइम नहीं है, ये पहले कांग्रेस के टाइम भी था, आज भाजपा के टाइम भी है, और कल कोई XYZ पार्टी आएगी उसके टाइम भी रहेगा, क्योंकि इसका बेसिक रूट खुद आम आदमी ने खोजा है। क्योंकि अभी एक सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन दिख जाए तो लोग पागल हो जाते हैं किस तरह से एक सेल्फी उसके साथ ले लें। वही हमारे देश के बड़े सेलिब्रिटीज फॉरेन में फ्रीली रोड पर घूम सकते हैं, और वही अभी यहाँ पर रोड पर आ जाए तो लोग अपना काम छोड़ करके इन लोग को देखने लगेंगे। और यही समस्या इन लोग को VIP बनाती है, और इसीलिए प्रशासन को इन लोग को VIP ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जैसे अभी केवल एक दिन बिना सिक्योरिटी के योगी जी, अखिलेश जी या मायावती जी महाकुंभ में स्नान के लिए आ जाएं तो लोग पागल हो जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए, ताकि व्हाट्सएप पर DP लगाकर ये दिखा सके कि हमारा सीधा कांटेक्ट इनसे है। तो सिक्योरिटी देना प्रशासन की जिम्मेदारी है, और अगर इसमें चूक हो जाए तो अगले दिन इतनी बड़ी हेडलाइन बन जाएगी कि फलाना अगर सेफ नहीं है इस देश में तो फिर आम आदमी कैसे सेफ रहेगा। और अगर पास कैंसिल भी हो तो ये लोग दिख जाएंगे जो प्रशासन की बात नहीं सुनेंगे। और VIP से बड़ी समस्या वो लोग हैं जो VIP ना होकर के VIP गाड़ियों का पूरा फायदा उठा रहे हैं।
ये किसकी गाड़ी है? किसकी गाड़ी है ये? ना गाड़ी किसकी है ये? अरे किस लाल बत्ती लगाए हैं, किसकी गाड़ी है ये? आईएएस की है। आईएएस कौन है? आईएएस क्या नाम है उनका? बता देंगे। अरे नाम तो बताओ यार। जानते हैं, बता रहे हैं। कौन है? ना ये गाड़ी किसकी है ये? शासन। अरे प्रशासन कौन? आईएएस का नाम बताओ ना। बता रहे हैं ना सर, उनसे पूछ लीजिए ना। देखिए ये प्रशासन की गाड़ियां फैमिली को लेके जा रही है। तो इस वीआईपी कल्चर के पॉइंट में सरकार की गलती तो मानी जा सकती है, पर इसका इलाज केवल एक ही है कि लोग खुद थोड़ा जागरूक हों और किसी भी पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी को एंटरटेन करने से बचें। और सरकार से रिक्वेस्ट है कि हर जगह से वीआईपी कल्चर को हटाया जाए, क्योंकि ये लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमें राइट टू इक्वलिटी का राइट मिलता है, उसी राइट को हम ब्रीच करके आम और खास आदमी का कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो भी उस परमात्मा के सामने जिसने आम आदमी को भी 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें दी और खास आदमी को भी 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें दी। तो कम से कम इन जगहों पे वीआईपी कल्चर खत्म कर दीजिए। और अब बात करते हैं एक ऐसे स्टेटमेंट की जो बहुत लंबे समय तक चर्चा में रहा। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। इस पर मेरा टेक थोड़ा अलग है कि बागेश्वर बाबा से आप क्या उम्मीद करते हो कि इस दुर्दांत घटना पर वो कैसी टिप्पणी दें, क्योंकि जो लोग इन्हें सुनते हैं वो अक्सर शांति ढूंढने ही इन लोग के पास आते हैं, और कुछ गलत बोल दे तो और बुरा। और आप इन लोग से उम्मीद क्या करते हो कि ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी बताएंगे? बल्कि उन्होंने कोशिश की जो लोग पीड़ा में है उन्हें कुछ सांत्वना मिल सके। बेशक ये बहुत बुरा समय है और इस असहनीय पीड़ा से एक ही मृत्यु अक्षम्य है। अब इन्होंने वही कहा जो इनकी फील्ड के हिसाब से सही है कि जो परिजन बचे हुए हैं उन्हें थोड़ी सी कम पीड़ा हो या फिर कुछ सांत्वना मिल सके। पर अगर आपको लॉजिकल टिप्पणी की उम्मीद है तो प्रशासन से बात कीजिए, और अगर ये मोच वाली बात गलत है तो बताइए इन बचे हुए परिजनों को सांत्वना देने के लिए कौन सी इससे सही बात बोली जा सकती है। अब आइए कुछ ऐसे मुद्दे और बात कर लेते हैं जो शायद सबसे बड़े मुद्दे हैं और इसी कारण ना ये देश आगे बढ़ पा रहा है और ना भविष्य में कभी आगे बढ़ पाएगा। पॉपेट, यानी वो लोग जो इस हादसे के बाद पूरी दुनिया के इतिहास और भूगोल को एक कर दिए किस तरीके से इस पूरे हादसे के ब्लेम को किसी और के ऊपर मर दिया जाए। जैसे इसी हादसे के बाद आपने 2013 की स्टैम्पीड के बारे में सुना होगा, पर इसकी क्या जरूरत थी? ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल होकर आया है तो आप कहो कि पड़ोसी का बच्चा 2 साल पहले 3 सब्जेक्ट में फेल था। अरे आप अपना घर देखिए, तब की बात तब थी। क्या 12 साल में हमने कुछ नहीं सीखा? कोई अपडेट नहीं हुए, कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं हुआ? अरे हमें जिम्मेदारी से भागने की कैसी आदत पड़ रही है कि इस वीआईपी कल्चर को डिफेंड करने के लिए हम मक्का और मदीना को बीच में लेकर आ रहे हैं। हम आपको सऊदी अरब के मक्का से आई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जहां सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा का वीआईपी स्वागत हुआ। इस दौरान उन्हें काबा के उस हिस्से में ले जाया गया जहां आम मुसलमानों का जाना प्रतिबंधित है। भाई वो दूसरा देश है, उनका अपना कानून है और आप अपना देखो। और अगर देखना ही है तो सारी चीजें देखो, सऊदी अरेबिया का टैक्स सिस्टम फॉलो करो, सऊदी अरेबिया की डेवलपमेंट फॉलो करो। पर नहीं, हमें तो बस अपनी गलतियां छिपानी है और दूसरों पर किस तरह से थोप देना है कि वो गलत है और हम सही है। और पब्लिक पागलों के शेयर कर रही है। 2013 में भी स्टैम्पीड हुई थी, दूसरे धर्मों में भी वीआईपी कल्चर है। अरे भाई आप अपना देखो, 1953 की स्टैम्पीड, 2013 की स्टैम्पीड, उससे आपको क्या मतलब है? उनके हाथ में जो था उन्होंने अपना बेस्ट किया और आपने भी किया, पर किसी भी हाल में पुरानी चीजें क्यों खींची जा रही है? इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी चीज की, चाहे वो अच्छी चीजें हो या बुरी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी केवल प्रेजेंट सरकार की होती है, ना कि पिछली सरकारों की। और मुझे इन्हीं लोगों से दिक्कत है जो अपनी गलती ना मारकर कंपैरिजन दिखा करके दूसरे के ऊपर अपनी गलती थोप देते हैं। याद रखिए, किसी भी गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले ये मानना पड़ता है कि ये गलती हुई है, और यही कारण है कि इस देश में सुधार करने से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करने में समय जा रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है पॉपुलेशन। इस महाकुंभ में कुछ भी होने का सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। आप चाहे ट्रेन की हालत देख लो, चाहे ट्रैफिक की हालत देख लो। सबकी सब एकदम ध्वस्त हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि एक भी बंदे ने इस पर कोई बात नहीं। और आए दिन हमें धर्म बचाने वाले मिल जाते हैं कि हिंदू कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुस्लिम राज कल आ जाएगा, या फिर मुस्लिम कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदू राज कल आ जाएगा। पर एक चीज किसी को समझ में नहीं आ रही कि अंधाधुंध पॉपुलेशन हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जहां अगर लोग भूख और प्यास से तड़प कर मरेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि तब तक टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ जाएगी और हम उसी खेत पर बहुत ज्यादा अनाज उगा पाएंगे, तो भाई आज ही एडल्ट्रेशन ऑल टाइम हाई पर है और फूड भी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू 30 से 40% तक खो चुके हैं। तो आगे संभावना यही है कि फूड और वाटर की बहुत ज्यादा कमी होने वाली। और साथ ही साथ जिस तरह का जाम, जहां से आए वहां से वापस चले जाइए, सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। जहां से आए वहां से वापस चले जाइए, सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। और जिस तरह का सिविक सेंस का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, ये तरीका है। इधर प्रशासन कहते हैं कि प्रशासन की गलती है, और यहाँ पे आप देखिए पब्लिक किस तरीके से रूल को फॉलो नहीं कर रही है। आप देखिए क्या कर रहे हो भाई आप लोग? ये
ये देखिए, ये वाह भाई वाह, ये रिक्स ना उठाओ भाई। हेलो भाई, इतना बड़ा रिक्स ना उठाओ। ये देखिए, ओए भाई ओए। इससे समझ में आता है कि इस देश का डेवलपमेंट चाह करके भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों को आप कुछ भी ले आके दे दो, वो आपको याद दिला देंगे कि हम इसके लायक नहीं है। और तीसरी और सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखती है वो है फ्रीबीज। जैसे आपने दिल्ली इलेक्शन में देखा कि भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, सबके सब किसी तरीके से वोट के लिए पैसे देने के लिए तैयार थे। पर आपको क्या लगता है कि अगर वो पैसे देंगे तो कहां से काट के आपको देंगे? वो बस यही इंफ्रा जो क्रिएट करना था, जो ट्रेन यहाँ पे बननी थी, जो यहाँ पे रोड्स बनने थे, वो उसे काट करके आपको दे देंगे। और फिर जब ट्रेन में यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा होगी, भगदड़ होगी, तो इसमें मरेगा कौन? हम और आप, ना कि ये नेता लोग जो हर समय पे अपने साथ 10 से 12 पुलिस वाले लेके चलते हैं। इन लोग को तरह तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं, तरह तरह के जेट प्लस और 5+ सिक्योरिटीज मिलती हैं, पर आपको और हमको क्या मिलता है? ये भगदड़, इस तरह की मौत, चाहे वो कुंभ में हो, चाहे वो ट्रेन में हो। और इन चीजों की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है कि किस तरीके से इंफ्रा को डेवलप किया जाए। पर फंड चाहे वो करप्शन में चला जाता है। और ये सिर्फ भाजपा का ही नहीं है, इसके पहले भी करप्शन होते थे, आगे भी होंगे, क्योंकि हम भी इस बात के लिए राजी हो गए हैं। चाहे पुलिस वाला दिखता है, हम कोशिश करते हैं कि कितना पैसा बचा ले, कोई भी होता है हमारा काम जल्दी करा ले, उसके लिए हम पैसे देने को तैयार हैं। हम कोई भी ऐसा संस्थान नहीं क्रिएट कर पा रहे जो करप्शन को कर्ब कर ले, या फिर रिलीजन या कास्ट की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसे रोक पाए। और सिर्फ भाजपा ही नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ भाजपा ही नहीं है जो रिलीजन पॉलिटिक्स खेल रही है, और सारी पार्टियां किसी न किसी तरीके की पॉलिटिक्स खेल रही हैं। उसमें चाहे वो धर्म के लिए खेल रही हो, चाहे वो कास्ट के लिए खेल रही हो, चाहे वो महिला पुरुष के लिए खेल रही हो, अलग अलग तरीके से, चाहे वो लैंग्वेज के लिए खेल रही हो, ऐसी तक पार्टियां बन रही हैं। और देश बात पर बात पे डिवाइड होता चला जा रहा है। और ये बात मुझे लगता है बहुत बुरी लगने वाली है बहुत से लोगों को। बट मैं एक फैक्ट बताने जा रहा हूं कि आप बताइए कि जब आप कभी भी किसी भिखारी के पास जाते हो तो आप उसे क्या देते हो? या तो अनाज दोगे, चाहे गेहूं हो गया, चावल हो गया, या फिर आप देते हो पैसे। और आप मुझे बताओ सरकार आपको क्या देती है? डेवलपमेंट करना सरकार का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सरकार का काम है, स्कूल और हॉस्पिटल्स को अच्छा करना सरकार का काम है। पर राशन देना, मुझे लगता है कि वो क्या कर रही है आप समझ रहे होंगे। वो पैसे दे रही है तो क्या कर रही है आप समझ रहे होंगे। और ये पैसे ऐसे नहीं है कि वो दे रही हैं और अपनी जेब से दे रही हैं, वो आपसे लेकर के दे रही हैं। पर वो किस फॉर्म में दे रही हैं आप इस बात को समझो। वोट खरीदे जा रहे हैं, आप बेच रहे हो, और हर सरकार ये काम कर रही है। हम इस गलत कंडीशन में जा चुके हैं कि हमें अच्छे और ज्यादा अच्छे पॉलिटिकल पार्टीज में चुनने में ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है कि बुरे और ज्यादा बुरे में से किसको चूज किया जाए। ये कंडीशन चल रही है हमारे देश में। हम किसको भी चुन लें, चाहे वो आपको चुने होते, चाहे दिल्ली में, चाहे भाजपा को चुने होते, चाहे कांग्रेस को चुने होते, हर कोई पैसा देने को तैयार था। बट ये पैसा मुझे बताइए कि कहां से आता? क्या ये इंफ्रा में नहीं लगता? अगर बचता तो क्या ये जो है और जगहों पे नहीं लगता, चाहे रोड पे, चाहे रेलवेज पे? ये सब कहां से आएगा? और वो पैसे जो हैं वो कहीं से ले करके आपको दे दिए जाएंगे, आप खुश रहोगे, और वही फिर पॉपकॉर्न पे टैक्स लगेगा, वही फिर आपके जो है रोजमर्रा की चीजों पे टैक्स लगेगा, और आप खुश हो जाओगे कि हाँ भैया हमारा इधर टैक्स इधर फ्री मिल रहा है। आपको राशन फ्री, 5 किलो राशन खरीदने के पैसे नहीं है लोगों के पास। इतनी बड़ी गाड़ियां, टोल हर जगह पे दे रहे हो। हम कह रहे हैं कि वो जगह पे आप रहने दो, आप राशन मत दो, आप पैसे मत दो, डेवलपमेंट बढ़ाओ। एजुकेशन की कंडीशन इतनी खराब है देश में, हॉस्पिटल की कंडीशन बेटर करो, इतनी बेटर कर दो कि हम प्राइवेट में जाने की जगह गवर्नमेंट में जाएं। आप हमें राशन मत दो, पैसे मत दो। ये सब देश में मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को जरूरत नहीं है। जरूरत है आप ऐसी कंडीशन क्रिएट करो जहां पे लोग जॉब कर पाए और खुद अर्न कर पाए। ये तो हो गई निगेटिव साइड। पर निगेटिव से ज्यादा महाकुंभ में पॉजिटिव साइड थी, इस पर कम लोगों ने फोकस किया। आइए उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आभार मैं योगी जी का व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतनी सारी व्यवस्थाएं दी कि जिससे ज्यादा व्यवस्था देना शायद संभव ही नहीं था। चाहे आप वहां पे कॉन्टिन्यूअस एम्बुलेंस को वर्क करते हुए देखे होगे, चाहे वाटर एटीएम को देखे होगे, चाहे फूड को देखे होगे, चाहे जन आश्रम स्थल को देखे होगे, और साथ ही साथ पानी की सफाई, माँ गंगा की कॉन्टिन्यूअस सफाई चल रही थी। किसी भी तरह की गंदगी ना के बराबर गंदगी थी। लोगों ने जो किया, सफाई कर्मचारियों की तरह से बहुत सारा काम किया गया। उस स्तर पे काम जितना हुआ है, जितनी ज़्यादा भीड़ आई है, उसके मुकाबले आप गंदगी ना के बराबर देखोगे कि इतनी बड़ी भीड़ को कवर करने के बाद भी ज़्यादातर जगहें साफ़ रही हैं, ज़्यादातर जगह सही रही हैं। कुछ एक जगहें ऐसी हैं जो हमको लगता है कि उस तरह पे काम नहीं हो पाया, पर मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा काम करना शायद संभव नहीं था। और सुरक्षा की दृष्टि से भी, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे AI ड्रोन्स हो, चाहे अंडर वाटर ड्रोन्स हो, इन सबको बहुत प्रॉपरली मैनेज करके बहुत अच्छे से पूरी सिक्योरिटी कंडीशन को मेंटेन किया गया था। और बहुत अच्छे तरीके से खोया पाया केंद्र को भी मैनेज किया था कि लोग किस तरीके से एक दूसरे से वापस मिल रहे हैं। प्रयागराज वासियों और अखाड़ों को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दिल खोलकर भंडारे किए ताकि लोग भूखे ना सोएं। गांव वाले भी युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। देखो पानी बांटना शुरू कर दिया है, यहाँ पे भंडारा भी बनाना शुरू कर दिया है किसी ने, और बिस्किट बांट रहे हैं, पानी भी ला के दे रहे हैं गांव वाले। वाकई में भाई ये प्रयागराज है।
दोस्तों नमस्कार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास यानी कि वुमेन्स हॉस्टल की जो भी बहनें हैं वो किस तरीके से श्रद्धालुओं की मदद कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि वो जो भी इनसे हो पा रहा है, निःशुल्क पानी का वितरण, इसके साथ साथ खाने पीने की सामग्री का वितरण, ये सब अपने पॉकेट मनी से दे रही हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमामयी परंपरा है जिसका निर्वहन यहाँ के सभी छात्र छात्राएं कर रहे हैं और ये हम सब के लिए भी गर्व की बात है। और अगर 45 दिन का हम 45 करोड़ भी मान ले तो लगभग हर दिन 1 करोड़ पब्लिक संगम पर स्नान करने आ रही है और उसको मैनेज करने वाली पुलिस कितनी, लगभग 40,000। और कुछ पुलिस वालों से बात करके मुझे पता चला कि इस क्राउड को मैनेज करने के लिए कभी कभी पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी बढ़ा करके 15-15 घंटे तक की ड्यूटी करनी पड़ रही है। और जिस तरह से इन लोगों ने अपना काम किया और अपने कर्तव्य का पालन किया उसके लिए मैं पूरे पुलिस समाज का आभार व्यक्त करता हूँ कि केवल आपके सहयोग से महाकुंभ इतना भव्य हो पाया। और जो समस्याएं हमें रेलवे पे या बाकी जगहों पे देखने को मिल रही हैं वो अगर ये लोग वहां पहुंच जाएं तो ये समस्याओं का निवारण तुरंत हो जाएगा। इसलिए हम सबके लिए इतना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो इकोनॉमिक फ्लो प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुआ है वो अनपैरेलल है, चाहे वो दातून बेचने वाले हों या फिर नाश्ता बनाने वाले या फिर केवल डिब्बे बेचने वाले लोग ही क्यों ना हो। और ज्यादातर लोगों ने एक अच्छी अर्निंग इस महाकुंभ के दौरान कर ली है। स्पिरिचुअल बेनिफिट बताने की शायद जरूरत ही नहीं है कि मां गंगा हमारे अनजाने में किए गए पापों को धुलकर हमें मुक्त कर देती है। और इस महाकुंभ के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट प्रयागराज में बहुत ज्यादा हुआ और ये हमेशा के लिए अब प्रयागराज का हिस्सा बनकर रह जाएगा। और जिस तरह की भीड़ को प्रयागराज ने आज देखा वो शायद इसके पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि जितना अच्छे से योगी जी ने इस महाकुंभ को पार कराया उतना अच्छे से और कोई नहीं करा पाता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो और महाकुंभ को लेकर के वो कमेंट में जरूर बताएं। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।